कुछ गलतियां होती है जो हम भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक गलती पूरी चेन रिएक्शन क्रिएट करती है जिसका साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है और फिर बाद में डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हमारे टेलीकॉम सेक्टर के साथ हुआ और उसमें से एक बड़ा एग्जाम्पल है वोडाफोन आइडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोडाफोन के साथ क्या हुआ, रिलायंस जियो का इम्पैक्ट कितना था, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल था और गवर्नमेंट ने कितना डैमेज किया और अभी देश की टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो रहा है। फिलहाल इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा कंजम्पशन मार्केट है। कहानी शुरू होता है 2010 में, जब देश में 2G स्कैम हुआ था। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव प्रोटेस्ट किया। 2G स्कैम में बताया जाता है कि उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन में करप्शन किया था। सीएजी ने कहा कि मार्केट वैल्यू को इग्नोर करके गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज को अंडरचार्ज किया था और एलोकेशन प्रोसेस में धांधली भी हुआ था। इसके बाद बीजेपी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया 2G स्कैम के खिलाफ और फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि आपने स्पेक्ट्रम एलोकेशन ठीक से हैंडल नहीं किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने 122 टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल कर दी जो 2008 में इशू हुआ था। वैसे ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता क्या है? टेलीकॉम कंपनीज स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट से क्यों खरीदती है? स्पेक्ट्रम को ऐसे समझिए कि एक रोड है जिसपे टेलीकॉम कंपनीज अपनी सिग्नल ट्रेवल कराती है। टोल टैक्स जो आप रोड पे देते हैं उसी तरह से स्पेक्ट्रम का भी यूज होता है। टेलीकॉम कंपनीज स्पेक्ट्रम के लिए गवर्नमेंट को पैसा देती है और इसमें उनका सिग्निफिकेंट अमाउंट खर्च होता है। स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ होता है जो गवर्नमेंट डेवलप करती है और वो गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज को प्रोवाइड कराती हैं। जब सिस्टम अपग्रेड होता है 3G से 4G या 4G से 5G में, तो टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम अपग्रेड करना होता है, नहीं तो सिग्नल फास्ट नहीं होगा। पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ता है हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक। लेकिन 2G स्कैम के चलते पूरा कुछ टेलीकॉम सेक्टर में चेंज हो गया था। बहुत सारा लाइसेंस कैंसिल हो गया। उसके बाद 10-12 कंपनीज ही बच गई थी और इस स्कैम के इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं निकला। पुलिस दोषियों को कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाई। 2G स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लेकर आई कि हम स्पेक्ट्रम को एलोकेट नहीं करेंगे, ऑक्शन करेंगे और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को मिलेगा। पहले ये था कि जो सबसे पहले आएगा सर्विस उसी को दिया जाएगा और स्पेक्ट्रम एलोकेट उसी को किया जाएगा। नई वाली पॉलिसी से गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा था और टेलीकॉम कंपनीज को नुकसान। वैसे ये टेलीकॉम पॉलिसी ट्वीक करने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है करंट सिचुएशन में, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पैरेलली उसी टाइम 2007 में वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग $11 बिलियन में एक इंडियन मोबाइल टेलीफोनी बिजनेस खरीदता है। वोडाफोन ग्रुप एक ब्रिटिश कंपनी है, उसकी ये सब्सिडरी थी। लेकिन हुआ ये कि एक इंडियन कंपनी एक टैक्स हेवन कंट्री केमन आइलैंड में बेची गई, जिससे कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़े। ये इंडियन टैक्स सिस्टम में लूपहोल था जो वोडाफोन ने यूज किया। एक इंडियन कंपनी को नीदरलैंड की वोडाफोन की सब्सिडरी कंपनी तीसरे देश में जाकर खरीदती है जो एक टैक्स फ्री देश है। इससे हुआ ये कि इंडियन गवर्नमेंट को विथ होल्डिंग टैक्स नहीं मिला। बाद में इंडियन गवर्नमेंट केस करती है लेकिन वोडाफोन से सुप्रीम कोर्ट में हार जाती है। उसके बाद उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट से एक नया बिल 2012 में पास करवाया, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जिसका नाम था। उन्होंने पूरा लॉ ही चेंज कर दिया। इससे हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इनवैलिड हो जाता है और इस बिल से इनकम टैक्स को और पावर मिलती है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को आसान भाषा में कहे तो पूर्व काल में जो भी डील ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। ये स्पेशली वोडाफोन के लिए किया गया था। ये ऐसे समझिए कि पूरा गेम खेल लेने के बाद गेम का रूल ही चेंज कर दिया गया हो। ये टोटली इनवैलिड और बकवास कानून था जिससे हमारी दुनिया में बहुत ही बदनामी हुई। बाद में जब वोडाफोन को टैक्स देने पे फोर्स किया गया तो इसके बाद वोडाफोन ग्रुप ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इंडिया और नीदरलैंड के बीच 1995 में साइन हुआ था। उसका क्लॉज 9 का उपयोग करती है और ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से विदेशी कंपनीज डर गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। इसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट 2021 में आकर इस कानून को एबोलिश कर देती है। वैसे इस बिल से हमें काफी नुकसान हुआ, ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनामी भी हुआ। वैसे वोडाफोन वहां से बच गया लेकिन AGR ड्यूज में आकर फंस गया। 2014 में इंडिया में रिजीम चेंज होता है, पावर में बीजेपी आती है और 2012 तक टेलीकॉम सेक्टर
कंसोलिडेट हो चुका था। लेकिन 2016 में रिलायंस जियो 4G लॉन्च करती है इंडिया में अपनी टेलीकॉम सर्विस पहली बार। इंटरनेट और कॉल बिल्कुल फ्री था लगभग 1 साल के लिए। इसके पहले एयरटेल और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज 300 रुपए में 1 GB इंटरनेट 30 दिनों के लिए देती थी। लेकिन जियो ने सारा गेम ही चेंज कर दिया। जियो का डिस्काउंट इतना ज्यादा था कि एयरसेल, यूनिनोर, टेलीनोर जैसी छोटी कंपनियां कुछ ही दिनों में बंद हो गई। किसी तरह एयरटेल ने खुद को बचाया और इसी टाइम रिलायंस जियो के कारण वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, क्योंकि वो भी घाटे में थी। टेलीकॉम कंपनीज ट्राई के पास जाती हैं और बोलती हैं कि जियो को फ्री कॉलिंग इंटरनेट देने से रोकिए, नहीं तो सिर्फ जियो बचेगी, सारी कंपनीज डूब जाएगी। ट्राई इंडिया का टेलीकॉम रेगुलेटर है, लेकिन वो एक्शन लेती है, लेकिन तब तक 6 मंथ से ऊपर हो जाता है और तब तक नुकसान हो चुका होता है। जियो के आने के बाद इंडिया में डेटा रेवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट एफोर्डेबल हुआ और गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को पुश मिला। जियो ने पूरी इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को चेंज कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद टेलीकॉम सेक्टर में कुछ और नया होता है। AGR केस इंडियन टेलीकॉम कंपनीज पे बहुत दिनों से चल रहा था। उसका वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिया और बोला कि 1.47 लाख करोड़ AGR ड्यूज 2020 तक टेलीकॉम कंपनीज को देना होगा। फिर बाद में गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है और बोलती है कि टेलीकॉम कंपनीज इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकती है। वोडाफोन आइडिया लॉस मेकिंग कंपनी बन चुका था। AGR ड्यूज सबसे ज्यादा वोडाफोन का ही था और 4G से 5G में अपग्रेड करना, ये सब में पैसा लगता है जो वोडाफोन आइडिया के पास नहीं था। ऊपर से उन पे कर्ज भी था। उनका पैन इंडिया प्रेजेंस श्रिंक हो गया था और मार्केट शेयर 20% से भी कम हो गया था। वैसे एयरटेल का भी मार्केट श्रिंक हुआ था, लेकिन उनका फिर भी ठीक था। वैसे क्या है ये एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR ड्यूज? AGR ड्यूज को समझने से पहले हमें AGR को समझना होगा। वो टेलीकॉम कंपनीज का टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। इनकम दो तरह से टेलीकॉम सेक्टर में होता है, एक सर्विस यानी कॉल इंटरनेट से और दूसरा अदर इनकम्स एसेट से। अदर्स इनकम को आप ऐसे समझिए कि किसी के पास आइसक्रीम स्टैंड है और वो आइसक्रीम बेचकर पैसा कमाता है, वो उसका मेन बिजनेस है, लेकिन वो अपना आइसक्रीम स्टैंड के कुछ पार्ट को रेंट पे भी लगा के उससे पैसा कमाता है। अब हुआ ये कि टेलीकॉम कंपनीज अपना मेन बिजनेस पे इनकम पे टैक्स देती थी, लेकिन अदर इनकम्स जैसे रेंट या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेचना हुआ तो उस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता था। ये केस कोर्ट में पहुंचा। गवर्नमेंट बोली कि हमें अदर इनकम्स पे टैक्स नहीं मिलता है, हमें उस पे भी टैक्स चाहिए। वैसे ये 2005 से डिस्प्यूट चल रहा था, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अदर इनकम्स पे भी टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि कहीं एयरटेल टावर लगाता है और वो उनके यूज में नहीं आ रहा है, तो एयरटेल उस टावर को बेच देती है, जिससे कि एयरटेल को प्रॉफिट होता है हाइपोथेटिकली। तो गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि टेलीकॉम कंपनीज को अदर इनकम्स पे प्रॉफिट होता है और ये टैक्स नहीं देती है। लेकिन 2019 में सारा कुछ चेंज हो जाता है। BSNL को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं करती है। इसमें भी 4G के लिए BSNL को फिर से रिवाइव करने के लिए 1 लाख करोड़ से ऊपर का मोदी गवर्नमेंट फंड 2022 में देती है। ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी इसमें कोई फायदा नहीं है, पब्लिक यूज नहीं करती है। ज्यादातर BSNL गवर्नमेंट ऑफिस में ही यूज होता है। इसका सर्विस अभी भी 2024 में भी बहुत ही खराब है। BSNL खुद कुछ नहीं करता है, सारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो गवर्नमेंट यहाँ फंड का मिस एलोकेशन कर रही है। गवर्नमेंट को BSNL को बेच देना चाहिए। ये कंपनी लॉस में चल रहा है और एयर इंडिया की तरह हर 2 साल में इसमें गवर्नमेंट फंडिंग की जरूरत होती है। संक्षेप में कहे तो 2016 में मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो का एंट्री हुआ मार्केट में। जियो ने बहुत अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ मार्केट में आया और दूसरे टेलीकॉम कंपनीज के लिए कंपटीशन और भी टफ हो गया। जियो के आने के बाद डेटा कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन टेलीकॉम कंपनीज के लिए रेवेन्यू कम होने लगा। इसके बाद 2018 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने मर्जर किया। इस मर्जर से भी इस टेलीकॉम सेक्टर में एक नया प्लेयर बना, लेकिन कंपटीशन और भी टफ हो गया। फिर गवर्नमेंट ने एक केस जीता जिसमें टेलीकॉम कंपनी से अधिक रेवेन्यू शेयर करने का फैसला हुआ। ये फैसला भी वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनीज के लिए और भी मुश्किल बना। 2021 तक इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2.5 प्लेयर बचे हैं। इस समय वोडाफोन आइडिया बहुत मुश्किल में थी और बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही थी। इस हालत में वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन छोड़ दिया और कंपनी को गवर्नमेंट को दे देने का ऑफर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने एक रेस्क्यू पैकेज दिया जिसमें कि टेलीकॉम कंपनीज को अपने ड्यूज इक्विटी में पे करने की परमिशन दी गई। अब वोडाफोन आइडिया ने 180 बिलियन रुपीस का फंड रेज किया, जिससे कंपनीज को थोड़ा सा रिलीफ मिला
वाला है, लेकिन अभी भी कंपनी के सामने बहुत ही चैलेंजेस है, जैसे कि डेब्ट, नेटवर्क इंप्रूवमेंट और 5G रोलआउट में इन्वेस्टमेंट करना। इसके अलावा गवर्नमेंट का टैरिफ और रेगुलेटरी पॉलिसी का भी इम्पैक्ट होगा कंपनीज के फ्यूचर पर। ओवरऑल इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के साथ जो हुआ वो एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी गलती या मिसमैनेजमेंट एक पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकती है और उसका साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक देखा जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट का डिसीजन और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और कंपनीज को अपनी स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से बनाना चाहिए। और अभी भी फॉरेन कंपनीज ये मानती हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना, फैक्ट्री लगाना हेडेक है। पॉलिसी कभी भी चेंज हो जाता है और कंपनीज ये चाहती हैं कि भले ही स्टेबल गवर्नमेंट ना हो, लेकिन पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन स्टेबल हो। इसलिए अभी जो भी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से आ रही है, इससे उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है। वैसे इंडिया अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ही पीछे है।